एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। मित्रों, आप सभी का मैं एसपी शुक्ला सहृदय आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारी सी सुप्रभात के साथ मैं आपसे जुड़ चुका हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट किया है, स्पेशली आपके लिए स्टार्ट किया है क्वेश्चंस ऑफ द डे, जीके एंड जीएस का 10 प्रश्न हम लेकर के आते हैं आपके लिए, आपकी सेवा में प्रत्येक दिवस सुबह 5 बजे, प्रत्येक दिवस सुबह 5 बजे। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का शो। इससे पहले मित्र की स्टार्ट करें, आपको यहां पर देखिए फेसबुक का लिंक दिख रहा है, टेलीग्राम दिख रहा है, और यूट्यूब पर जो बच्चे नए हैं यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पर हमें आप एसपी शुक्ला एजुकेट या फिर हमारी आईडी सत्य प्रकाश के नाम पे सर्च करके वहां पे हमें फॉलो करें, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, यहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और फेसबुक पेज को भी एसपी शुक्ला एजुकेट के जरूर से जरूर आप फॉलो करें, सपोर्ट करिए। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस खतरनाक पहले प्रश्न के साथ। आपके सामने है प्रश्न नंबर 1। क्या कह रहा है? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आपको मित्र बता देना चाहूंगा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, कौन से राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। कभी कभी आपसे डेट पूछा जाता है और इसके पीछे का रीजन पूछा जाता है, तो आपको बता देना चाहूंगा मित्र, 16 दिसंबर 1952, 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन 56 डेज की, यानी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामुलु, ये भी पूछा जाता है कि किसकी मृत्यु हुई थी? पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के पश्चात यहां व्यापक जन आंदोलन हुए, फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953, आप लिख लीजिए, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। तो देखिए मित्र, 1 अक्टूबर 1953 को ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, लेकिन आपको बताना चाहूंगा मित्र, जब भाषाई आधार पर राज्य का जो एक संगठन बना वो बना 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1950, इसीलिए जो याद किया जाता है, जो डेट याद की जाती है वो 1956 याद की जाती है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको इससे रिलेटेड एक प्रश्न भी बताया था कि राज्य का गठन तो ये आपका 1 अक्टूबर 1953 को हो गया, लेकिन इसकी जो है फजल अली की अध्यक्षता में हुआ, लेकिन उसके बाद जो है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। तो क्रियान्वित कब किया गया था मित्र? 1 नवंबर 1956। इसीलिए पूछा जा सकता है कि राजस्थान, ये जो आपका आंध्र प्रदेश राज्य बना, कितने तारीख को बना? तो 1 नवंबर 1956 को क्योंकि क्रियान्वित किया गया, इसीलिए आपको बताना चाहूंगा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही प्यारा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अब देखिए, नागरिकता की बात करते हैं, भारतीय संविधान जिसमें आपको पता है एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। किसकी प्रावधान करता है मित्र? सिंगल, यानी एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध किस देश से लिया गया है? एक प्रश्न बन सकता है। तो एकल नागरिकता का जो उपबंध है ये ब्रिटेन का नाम आपने सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? ब्रिटेन का नाम सुना होगा। ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके नागरिकों को दोहरी नागरिकता, ड्यूल सिटीजनशिप प्राप्त थी, लेकिन उसे भी अब समाप्त कर दिया गया है। मींस धारा 370 को भी हटा दिया गया है। धारा 370 से भी बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। किसी पार्ट में मैं 370 से रिलेटेड और 35A से रिलेटेड जितने प्रश्न बनते हैं उन पर भी चर्चा करूंगा। आगे बढ़ जाएंगे, आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए। मित्र बहुत ही प्यारा प्रश्न है, अक्सर बच्चे आप गलत कर देते हो। तो मैं बताना चाहूंगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को क्या किया था मित्र, अंगीकृत को अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं एडॉप्टेड यानी अंगीकृत, एडॉप्टेड, अधिनियमित। देखिए 3 वर्ड बहुत ही प्यारे वर्ड अक्सर आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। अधिनियमित का मतलब होता है इनएक्टेड, और उसके बाद आत्मार्पित किया गया। इस दिन कौन कौन से संविधान की, देखिए ये आपने देखिएगा बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन फिर मैं रिपीट करता हूं, प्रश्न ये कह रहा था कि संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। तो मित्र आपको बताना चाहूंगा, उसमें 3 वर्ड निकल के आता है मेन रूप से, अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित। अब आप समझिएगा इस दिन क्या क्या लागू किया गया। तो 1 नंबर तो आप लिख लीजिए नागरिकता, दूसरा जो है आपका बताना चाहूंगा नागरिकता चुनाव, और उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप अंतरिम संसद, और उसके बाद आपका चौथा आता है अस्थाई और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया। अब आपसे एक खतरनाक प्रश्न ये पूछा जाता है कि यहां पर अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट किया गया, यानी कुछ चीजें ही लागू की गई, इसे पूर्णतः कब प्रभावी बनाया गया, यानी संपूर्ण भारतवर्ष में इसे कब से लागू कर दिया गया मित्र। तो आपको डेट पता है, 26 जनवरी 1950 1950 को पूर्णतः इसे लागू कर दिया गया। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, उपरोक्त सभी। बिल्कुल आपका सही जवाब जो इस प्रश्न का हो जाएगा मित्र वो होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया इसी दिन नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन आदि उपबंधों को लागू कर दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर बड़े ही अच्छे रंग के साथ आया हुआ है। क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्र। आपको बता देना चाहूंगा अनुच्छेद 17 ये आपको दिख रहा है, यही इसका आंसर होगा। अनुच्छेद आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपको कहूं एवोल्यूशंस होता है, क्या होता है, एवोल्यूशंस ऑफ अनटचेबिलिटी का प्रावधान किया गया। अस्पृश्यता के प्रावधान, या फिर हम ये कह दें कि अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने या उससे संबंधित विवादों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार की निरयोग्यता, जिसको डिसएबिलिटी कहते हैं, को दंडित करने के उद्देश्य से संसद द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 1955 पारित किया गया। वर्ष 1976 में, याद करिए, वर्ष 1976 1976 में इसमें संशोधन करके इसका नाम बदल दिया गया, और इसका नाम क्या रखा गया पूछ लिया जाता है कई बार, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 कर दिया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनता है, ये प्रश्न भी, और ये प्रश्न तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है बहुत ही अच्छे अंदाज में।
6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। अब देखिए 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनको जो पढ़ने का अधिकार यानी शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए मित्र 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनका ये मूल अधिकार है। क्या है ये? मूल अधिकार है। मींस आपको बताना चाहूंगा, आपसे अनुच्छेद पूछा जा सकता है संविधान के अनुच्छेद 21 का। एक एक पॉइंट आप नोट करते चला करिए मित्र। अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष, कितने से कितने? 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। कौन सा अधिकार प्राप्त है? मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह मौलिक अधिकार संसद द्वारा कौन से संशोधन में जोड़ा गया? तो यह भी पूछा जाता है। संसद द्वारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002, कब भैया लगा? 2002 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसको एक्ट बोलते हैं, अधिनियम 2009 पारित किया गया, जो कि अब पूर्ण रूप से प्रभावी कब हुआ मित्र ये पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हो गया। चलिए बढ़ जाते हैं बिना देर किए हुए क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। निवारक नजरबंदी जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशंस के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद नोट कर लीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न है। अनुच्छेद 22 के चौथे पार्ट में, अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक, कितने माह तक मित्र? 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। परंतु यदि किसी व्यक्ति को इससे अधिक समय तक नजरबंदी में रखना हो तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? मैंने आपको याद होना चाहिए कि पिछले 10 क्वेश्चंस में हमने आपको बताया हुआ है कौन से देश से क्या लिया गया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड, जिसको हम बताए भी थे पिछले 10 क्वेश्चन में, तो आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। अच्छा प्रश्न है 7 के बाद 8वें पर, माफ करिएगा मित्र। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है, यानी जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक तरीके से, उसके मंडल में कौन सदस्य होते हैं ये देखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य। देखिए राज्य विधानमंडल का तो कोई लेना लादना नहीं है वैसे। फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए बिल्कुल ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है। मींस तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सही है और 3 सही है और उसके बाद 4 सही है। 1, 3 और 4 सही है, मींस आपका ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? डी। लेकिन थोड़ी सी चर्चा करूंगा मित्र, आपको बताना चाहूंगा, याद करिए संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा जिसमें क्या क्या होना चाहिए? नंबर 1 याद करिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी इलेक्टेड मेंबर्स
इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप समझ लीजिए, राज्यों की विधानसभाओं, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स होते हैं के निर्वाचित सदस्य। और उसके बाद जो होता है दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसी में ये इसका प्रावधान कहां से आया, तो ये आया 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसे जोड़ा गया, अर्थात इसको क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। आशा करता हूं कि समझ में आ गई। फिर भी थोड़ी सी राष्ट्रपति के बारे में चर्चा हुई तो आपको बता देना चाहूंगा मित्र, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह, उसके अंदर गुण क्या क्या होने चाहिए, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। यानी ये 3 चीजें होनी चाहिए किसी भी राष्ट्रपति के लिए, तभी वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का तो आपको ऑप्शन पता ही चल गया कि क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। देखिए, पता होना चाहिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। आपको पता होगा मित्र, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक हुई और उसके 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को जो है निर्विरोध रूप से जो है यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, और यही चल के आगे जो है भारत के राष्ट्रपति पद को भी सुशोभित किया, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने पद को 2 बार सुशोभित किया। कब से कब, एक बार तो आपको पता होना चाहिए 1952 से ले सकते हैं 1957 ईस्वी के बीच, और दूसरा 1957 से लेकर के 1962 ईस्वी, यानी 2 बार, एक बार ये और दूसरी बार ये राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए आगे बढ़ जाएंगे आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, अच्छा देखिए इसमें किसकी बात कर रहा है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या की बात हो रही। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आप बताइए, आप बच्चे भी बता सकते हैं कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। मित्र एकदम आसान सा है, लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 यानी 552 हो सकती है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या किसकी होती है, 550 होती है, जिसमें राज्यों के, अब इसी 550 का बंटवारा करें तो राज्यों से 530 सदस्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र से 20 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 550 भी नहीं है, कितनी है, 543 है, जिसमें से अगर बात करें तो 530 तो ये सदस्य हो गए जो राज्य से आते हैं, एवं 13 ऐसे सदस्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, केंद्र शासित क्षेत्र से आते हैं। अब आप इस प्रश्न का जवाब आप समझ गए होंगे कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 550 है। फिर याद दिला दूं, अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 50 होती है। तो क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 है, 2 आपके जो है क्या किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। आशा करता हूं कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ये आया प्रश्न जिसका जवाब आप में से बहुत सारे बच्चों ने दिया था। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक दिन का जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रश्न का जवाब आप जरूर से जरूर दिया करिए, इस और बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आइए, क्वेश्चन क्या था, पिछली क्लास में मैंने पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताए हुए थे, खास रूप से जैसे मैं बात करूं आयु अखिल ने बताया हुआ था, SS सौरभ ने बताया हुआ था, विकास कुमार जी ने बताया हुआ था, SP नेटवर्क की तरफ से भी इसका जवाब आया हुआ था, और आपका जो है रानू अंशी गुप्ता ने जवाब दिया था, दीपा सिंह
सिंह का जवाब था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जवाब दिया था, तो आप लोग जरूर जवाब दिया करिए। क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष उपसभापति कौन था? देखिए, केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग रख दिया। तो पहला प्रश्न पहले तो यही पूछा जाता था किसके स्थान पर रखा गया, तो ये योजना आयोग के स्थान पर आया है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। पहला प्रश्न तो यही। कब किया गया? प्रधानमंत्री ने 2015 में इसका अनाउंसमेंट किया था। भारत का प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता है, यानी वर्तमान में कौन अध्यक्ष होगा आप समझ ही रहे हैं, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष भैया सितंबर माह में बने डॉक्टर राजीव कुमार। 2017 में बने। कौन से बने भैया? राजीव कुमार जी जो है वर्तमान में ये भारत के जो है उपसभापति हैं। और पहले उपसभापति जो थे वो थे ये आपका नाम आ जाता है अरविंद पनगड़िया। कौन थे भैया? अरविंद पनगड़िया जी जो है उपसभापति प्रथम थे, यानी नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष आपसे पूछे कौन था? अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। आशा करता हूं कि आज का शो आपको अच्छा लगा होगा और आज का प्रश्न भी आपके सामने है जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? गणपूर्ति कोरम कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग, जिसका जवाब हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। इस पार्ट में इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूं कि आज के पार्ट को, आज के वीडियो को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। अभी भी आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एसपी शुक्ला एजुकेट टेलीग्राम का लिंक भी आपको दिया हुआ है, तो वहां से आप ज्वाइन करें। हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।